बोलिए। जितनी बात लंच के पहले की थोड़ा फास्ट की है और मेरे को था कि ब्रेक के पहले एक बार एक फ्रेम पूरा आ जाए। जी नमस्ते भैया, मेरा नाम मोहक, मैं अहमदाबाद से हूँ। मुझे आपसे ये पूछना था, हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बट आपने बताया कि अस्तित्व के कुछ नियम हैं और यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट करना है शिविर में वो मानना नहीं है बल्कि जानना है। तो अस्तित्व नियम पूर्ण है, उसकी हम जांच कैसे करें? ये तो हम मान ही रहे हैं। नियम किसको बोलते हैं? नियम मतलब जो चीज़ अफर है, जो चीज़ मतलब आई डोंट नो, किसी एक प्रकार से ही वो होगा, उसे हम नियम बताएंगे। ऐसे तो अस्तित्व का कुछ नियम है, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? नियम का मतलब है कि उसमें कोई निश्चितता है, वो प्रेडिक्टेबल है, उसको समझा जा सकता है, उसके साथ में जिया जा सकता है। तो नियम जब बोल रहे हैं तो उसका इतना ही मतलब है कि वो प्रेडिक्टेबल है, उसमें कोई आचरण एक तरह से होता है और हमेशा एक ही तरह से होता है। रिपीटेबिलिटी आएगा उसमें। रिपीटेबिलिटी। इफ एक्स हैपन्स देन लोहा है तो हमेशा उसका एक तरह का आचरण है, एल्युमिनियम है तो हमेशा एक ही तरह का आचरण है और ये कभी बदलता नहीं है। इसलिए नियम की परिभाषा ही है कि जो कभी बदलता नहीं है। तो उस रूप में हम पूरे, यदि जैसे कोई आदमी है तो वो एक आम है तो आम की तरह से बिहेव करेगा, तो इसलिए फिर मैं उसके लिए प्लान कर सकता हूँ। लोहा है तो हम छत में प्लान कर सकते हैं कि लोहा वजन उठाएगा, आज उठाएगा और कल नहीं उठाएगा। हमको आदमी पे ज़्यादा विश्वास है कि लोहे पे ज़्यादा विश्वास है? लोहे पे। बट ये मैं ये नहीं बोल क्यों रहा। विश्वास है? हाँ? क्यों विश्वास है लोहे पे? लोहा अपने गुणधर्म बदलेगा नहीं। बदलेगा। आदमी बदल सकता है। और आदमी क्या चाहता है? वो अभी हम ये धारणा कर रहे हैं कि आदमी का जीवन का पर्पस है कि सुखी होना। ऐसा धारणा कर रहे हैं कि ये सच्चाई है? ये भी तो एक धारणा ही है। देखो, हम आपको सुखी कर सकें इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन आपको दुखी करने में हमको देर नहीं। हम सबकी योग्यता है कि हम दूसरे को दुखी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। बट मेरे जीवन का पर्पस ही सिर्फ सुखी होना है, मतलब अभी पर्पस में है नहीं बोल कि रहा हूं। अभी पर्पस को छोड़ दीजिए। हम सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं? आप अपने बारे में बताओ, आप क्या चाहते हैं? सुखी रहने से सिद्ध हो जाएगा कि अस्तित्व के तो नियम है। हाँ, वो ठीक, ये ठीक है। तो हम अस्तित्व नियम पूर्ण है का मतलब है कि जैसे हम मानव के बारे में देखें कि सभी मानव की चाहत क्या है, तो सभी मानव की चाहत एक है। इसका मतलब बोल रहे हैं कि कोई एक नियम काम कर रहा है ना। कोई भी संसार में आदमी ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं तो दुखी होना चाहता हूँ, मेरे परिवार में टूट फूट हो जाए मैं यही चाहता हूँ, सब मर जाए मैं यही चाहता हूँ। ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हर मानव अभाव से मुक्त होना ही चाहता है, भय से मुक्त होना ही चाहता है, सुख और सुख की निरंतरता ही चाहता है, स्वस्थ रहना ही चाहता है। यदि इस तरह से हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये चाहत के रूप में सभी मानव समान है। सभी मानव में सोचने समझने की क्षमता हमेशा बना ही रहता है, उस ताकत में कमी नहीं आती। ऐसा है कि नहीं है तो पता चलता है कि हाँ, ये भी ऐसे ही है। तो इतनी ही बात कह रहे हैं कि यदि अस्तित्व का मतलब है कि जो कुछ भी है उसको समझा जा सकता है। समझा जा सकता है का मतलब है कोई निश्चितता है जिसको समझा जा सकता है। अनिश्चित को समझेंगे कि निश्चित को समझेंगे? निश्चित को ही समझ सकते हैं। निश्चित को ही समझा जा सकता है। बिल्कुल। और पूरे अस्तित्व को समझा जा सकता है, इसका मतलब उसमें कोई निश्चितता है। निश्चितता ही नियम है। बट उसको समझा जा सकता है, वो भी तो मुझे पता है, मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ आपके साथ ये कोई बात नहीं। बट ये वो भी तो एक धारणा ही है, वो भी तो एक अजम्पशन ही है। अभी अजम्पशन, यदि कोई चीज में निरंतरता, कोई चीज है ना, कोई चीज है और हमेशा वैसे ही है और उसको समझा जा सकता है, हमेशा उसके साथ में जिया जा सकता है, फिर ये अजम्पशन होगा कि रियलिटी होगा? अजम्पशन का मतलब है कि मैंने कुछ माना हुआ है जो कि नहीं है। इसलिए यदि मेरा कुछ माना हुआ है जो कि नहीं है तो इसका मतलब है कि आज वो है और कल वो नहीं है। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि वो है और हमेशा है, मानव हमेशा ऐसे ही है,
सोचने समझने की क्षमता ऐसी ही है, सभी मानव में ऐसी ही है। इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। तमाम सारी बातें हमने ब्रेक के पहले किया, तो उस ढंग से हम देखेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि ये निश्चितता कैसे काम कर रही है। अब ये निश्चितता कहाँ से आई उसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये निश्चितता आई कहाँ से, कैसे बनी, कहाँ से आई, उसको समझेंगे। आपने सुख की भी जो बात की थी, अगर वो हम लोग ब्रेक में वही डिस्कस कर रहे थे, तो अल्टीमेटली फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट सुख इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। हाँ, लोचा हो गया। थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट कवर होगा, तो अपने को ज़्यादा ठीक से पकड़ में आएगा। गुड। तो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, तर्क वैलिड है ना, और ये सारी बात हम करेंगे ही। और बोर्ड पे हम लिख के चल ही रहे हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, समझने के अर्थ में जानने की ज़रूरत है ना। तो इसमें मैं बात करूँगा, इस पॉइंट को अपन बचा के रखते हैं, आपके पॉइंट को बना के रखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पहले एक बार जितनी चर्चा लंच के पहले हुई और सुबह से हमने जहाँ से शुरू किया, एक बार मैंने पूरे फ्रेम को आपके सामने रखने की कोशिश की कि हम 7 दिनों में क्या बात करने वाले हैं। फ्रेम पूरा सामने आया, तो कितने लोग ये कह सकते हैं कि फ्रेम मेरे तक पहुंचा? संकोच ना करें, जैसा पहुंचा वैसा बताएं। कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं अपनी भाषा में एक बार इसको बोल सकता हूँ? कोई बात नहीं, आप माइक दीजिए। गुड, आराम से खड़े होकर बोल पाए, अच्छा, थोड़ा कैमरा कवर हो जाएगा। आराम से बोलिए। हमने फर्स्ट आपने क्या कहने की कोशिश की, और आपका परिचय बोल दीजिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम कौशल है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। और पहले सेशन की बात करें तो जो भी तक का कन्फ्यूजन था कि मैं और शरीर में जो डिफरेंस है, वो कंटेंट आया कि मैं और शरीर अलग है, और मैं यानी है क्या एग्जैक्टली, उसका जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था शब्दों में कि दिल की सुनो, ये सुनो, वो सुनो, ये करो, वो करो। तो वो एक क्रम आपने बता दिया कि अस्तित्व का डिज़ाइन कैसा है। अस्तित्व के डिज़ाइन में सुख, शांति, संतोष है, लेकिन उसके विरुद्ध अभी हम जा रहे हैं। शरीर की संवेदना से जो मन हो रहा है उसके हिसाब से वृत्ति और चित्त को सेट करें, तो उसमें फिर उसका अभाव हो रहा है, यानी अशांति, दुख और असंतोष हो रहा है। और बुद्धि में जब असंतोष हो रहा है उसे कह रहे हैं, यानी मेरे को इतना समझ में आया कि जो रिग्रेट जो हर बार होता है, यानी हम डिसीजन तो गलत ले रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो बोलते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, सही आत्मा बुरी आत्मा, वो तो वो एक्चुअली जो बुद्धि है वैसे समझ में आ रहा है कि बुद्धि में जो है वो एक रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं ये सही है, मतलब प्रश्न उठ रहा है, लेकिन उसके सामने सही नहीं पता चल रहा, तो अभी तक गाड़ी वहीं पे अटके कि प्रश्न उठ रहा है वही सही है। तो उसके भी आगे कुछ ऐसा एक भाव हो रहा है, ऐसा कुछ पता चल रहा है। दूसरा, हमने हमारे अभी तंत्र की संविधान की बात की कि संविधान में क्या क्या अभी त्रुटि है, जिससे कि जो पूरे परिवार से कनेक्टेड है, तो परिवार मूलक जो पूरी जो व्यवस्था के बारे में फिर आपने थोड़ा सा एक इमेजिनेशन करा कि कैसी व्यवस्था होगी जब अगर शिक्षा जो है वो नियम के अनुसार होगी, और नियम जो है हमको समझ में आ जाएंगे। तो नियम जब समझ में आएंगे तब स्वयं से दायरा हमारा परिवार तक बढ़ जाएगा। परिवार फिर जो है पूरा एक इकाई परिवार बन जाएगी, और परिवार जो है फिर बहुत अच्छे से आगे उसमें से एक जन सिलेक्ट करेगा कि जो सिलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद वही समझ से जो है आगे का कार्यक्रम व्यवस्था बनेगा। और वो व्यवस्था में 30 साल व्यवस्था में है, यानी कि पिछले के 25 साल जो है अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास एजुकेशन। जो पहले की व्यवस्था थी धर्म, राजशासन, फिर अर्थशासन, और अर्थशासन और जनता शासन थोड़ा कनेक्टेड है, और एक शिक्षा ही जो भी बचा है जिससे हम अभी की स्थिति में जो है ये कंटेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जी, इतना मेरे को क्या बात। तुम पहले से ही समझने में लगे हो। 5वां शेर। नेक्स्ट तो ऐसे लोगों की तरह से जो मेरे को बेरोजगार करें। बहुत ही बढ़िया। तो सूरत से, सूरत में काफ़ी अच्छा गति से काम चल रहा है। सूरत, अहमदाबाद, विजयनगर, राजकोट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पकड़ा जी। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम सचिन है और मैं किसान का लड़का हूँ जो
खेती करते करते पढ़ाई करता हूँ। कौशल, आपने अभी बोला कि शरीर और मैं ये अलग अलग है, सही है। मेरा कहना है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपके मैं से, तो मैं यहाँ बात करता हूँ कि हाँ कौशल, आप जो बोला वो सही है। ऐसा नहीं ना, जो मैं है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अलग कैसे होगा? ठीक है, इसको अपन समझेंगे। अपन दो तर्क रख के बात किए। यदि मानव केवल शरीर होगा तो वो कैसा जिएगा? यदि मानव शरीर है प्लस कुछ और है, और ये जो सुख की तलाश है वो प्लस कुछ और की है, और लगातार इस कुछ और में इवोल्यूशन होता है। क्या इवोल्यूशन होता है? कोई समय में मैं पहचानता हूँ कि मैं केवल शरीर हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। अभी हमारी स्थिति कैसी है? अभी लगभग हम, मेरा थॉट ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो मैं थोड़ा सा उससे आगे निकल गया। चाहे वो पॉइंट ऑफ व्यू अभी शरीर के साथ ही है, लेकिन मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरी फ्रीडम को, इन तमाम चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की तरफ आगे बढ़ गया। तो एक पता चलता है कि नहीं यार, अच्छे विचार भी कोई चीज़ है। तो मन वृत्ति को जब पहचानता है तो पता चलता है विचार कोई चीज़ है, विचार की ताकत समझ में आती है, फिर चित्त की ताकत। तो धीरे धीरे जिसको हम इवोल्यूशन कह रहे हैं, जिसको हम सेल्फ को एक्सप्लोर करना बोल रहे हैं, सेल्फ को समझना बोल रहे हैं, इस मैं की समझने की यात्रा की बात कर रहे हैं, तो कोई समय तक मेरे को कुछ नहीं पता। मैं मन बोलता हूँ, लेकिन मन की क्लैरिटी मेरे पास कितनी है? मन बोलने से हमारे पास ज़्यादा कोई केवल शब्द है, उसके पीछे कोई भाव है, लेकिन कोई क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोई समय आप देखेंगे वो क्लैरिटी हमारी बढ़ती जाती है। क्या क्लैरिटी बढ़ेगी? क्या इवोल्यूशन होगा? मन के आगे हम वृत्ति को पहचानते हैं, वृत्ति के आगे हम चित्त को पहचानते हैं, चित्त के आगे हम बुद्धि को पहचानते ही दुनिया बदल जाती है। तो धीरे से उस प्रक्रिया को अगले 7 दिन में हम पूरा करेंगे। तो अभी वो पॉइंट हमारा केवल कंसिडरेशन के लिए रखा है कि हम ऐसे 2 तरीके से सोच सकते हैं। सर, सुबह मैं खुश था। सुबह में? हाँ, खुश था। खुश ऐसा लग रहा है कि आप बैग लेके भाग जाओ। इस तरह कंफ्यूजन हो गया मेरा। पहला कंफ्यूजन कि मैं जिंदा क्यों हूँ, सही बात है। नहीं, थोड़ा सा पहले हम आते हैं कि मैं पैदा क्यों हो गया हूँ, पैदा होने के बाद मैं जिंदा कैसे हूँ, उसके बाद मुझे जीना कैसा है और किस तरह जिया जाए, इसकी खोज में मैं यहाँ आया हूँ। तो पहला सवाल कि मैं जिंदा क्यों हूँ। इससे पहले कि हम पैदा क्यों हुए, पैदा हुए हैं इसलिए जीना है, और किस तरह जीना है ये जानना है। और यहाँ आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि यार क्या सीखना है। इससे पहले मैं खुश था और अभी भी खुश हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका आंसर क्या है कि जिंदा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो, इससे इतना तो समझ में आया कि इससे इतना तो, हाँ जी, इससे इतना तो समझ में आया कि आपकी खुशी को छेड़ा जा सकता है। तो ऐसे भी क्या खुशी जो इतने से छिड़ जाए? बिल्कुल सही है। तो वो ना छिड़ने वाली खुशी को पाएंगे। हम तो आप ही के लिए काम कर रहे हैं। हैप्पी बस प्रकृति में घूम घूम के हैप्पीनेस आ गई। ऐसे मूलना मेरा अजय माँ बाप ने रखा था, लेकिन जैसे बताया कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, तो पूर्णता में थोड़ी खुशी मिली तो नाम ही हैप्पी रख दिया। सुबह से ये ज्ञात हुआ कि मतलब जो मानव है वो इवन दो वो सर्वश्रेष्ठ है, कृति है, लेकिन विनाश की तरफ है। और एक ऐसी शिक्षा की शोध हो गई नागराज जी द्वारा, उन्होंने काफ़ी तपस्या करी और उन्होंने ये शोध जीवन विद्या नाम से हमें भेंट मिली हम सबको। तो उस बारे में समझ में आया कि कैसे हम ही अपने आप के दुश्मन हैं और हम नियम से नहीं चलते हैं और अपने नियम बनाते रहते हैं और माई वे हाईवे काइंड ऑफ लाइफ जीते हैं। उसकी वजह से काफ़ी कुछ विनाश हो चुका है दुनिया में। तो जो अलग अलग गैप हो गए, नेशनलिटी गैप, रिलीजन गैप, इनकम गैप, जेंडर गैप, दिस गैप, दैट गैप, लॉट ऑफ गैप्स आर हैपनिंग। एंड इट्स अमेजिंग कि एक
एक हफ्ते भर की शिक्षा की ज़रूरत है। और इतने साल से जो हम जैसे आउटसाइड वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, हर एक तरह से कन्वीनियंस आ रही है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट विनाश की तरफ जा रहा है। तो ये समझ में आया कि ये ह्यूमन वर्जन भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आईफोन ही इम्प्रूव होता है ऐसा नहीं है, ह्यूमन भी इम्प्रूव हो सकता है, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कैन ग्रो। तो जैसे काफ़ी कुछ तो भाई हमारे बंदे ने बता दिया, कौशल भाई ने, तो ये काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है कि मतलब एक शिक्षा ऐसी हो जो बचपन से ही फैला दी जाए और सबको इसका फ़ायदा हो जाए। तो हम जो सुख शांति की तलाश में घूम रहे हैं वो आसानी से मिल जाए, मतलब वो सहज ही अपने आप पता चल जाए कि तो सहज है, अपना नियम ही है। तो उस तरह की समझ में आ रही है मुझे बातें। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, प्रणाम सर। अभी जो मैंने थोड़ा सुबह का मिस कर दिया था, फिर भी इस बोर्ड में जो है इसमें से कह रही हूँ कि प्रस्ताव से शुरू किया था कि इसमें ऐसा है कि हमें कुछ मानना नहीं है, क्योंकि मानने से ये होता है कि जो बोलने वाला बताने वाला होता है उसके थॉट हम जीते हैं और वो बदलेगा तो हमें भी बदलना है। यहाँ हम जो भी सीखेंगे अभी वो जानने के तौर पे, इसीलिए हम सब इतना खुल के पूछ रहे हैं। और जानना क्यों है? क्योंकि जानेंगे तो फिर अपने में उतर जाएगा पूरा पूरा, तो फिर हमको हम उसको सही से जी पाएंगे। तो यहाँ हम सब कुछ जानेंगे और जानने में पहला तो ये था कि जो मेरे को भी बहुत साल से प्रश्न थे कि ये संसार मतलब सृष्टि क्यों है, उसमें मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना है। तो इसके जब पक्के यहाँ से मिलेंगे, ये तो दिख ही रहा है। और इसमें आगे हमने ये जाना कि अभी हम जो जी रहे हैं कि पहले जो मन है उसके नीचे शरीर है, मतलब कि हमें अभी तक जीना इतना ही आया है कि शरीर के लेवल पे हमें जो सुख मिल रहा है, मतलब कि हमने अच्छा कुछ खा लिया या अच्छा कुछ खरीद करके लिया या फिर हमने मतलब अपनी अच्छी गाड़ी ले ली या बंगला ले लिया या कहीं घूम फिर आए, तो खुशी मिलती है, सुख मिलता है, पर वो सुख चला जाता है थोड़ी देर बाद। तो हमें ऐसे सुख की तलाश है जिसे निरंतर सुख बताया। तो ये निरंतर सुख के लिए हमें कैसे जाना है? अभी तो क्या है कि हमें मन में जो भी एक फ्रेम बनी है कि चलो हम अच्छा खाना खा लेंगे तो मजा आ जाएगा, तो हमें जो जो पता है वो ही हम अभी तो जी रहे हैं और वापिस दुखी मतलब कि वो सुख खत्म हो जाता है। तो अभी हमारी जो पूरी मन की स्थिति है कि हमें एक निरंतर सुख चाहिए, तो उसके लिए हमें ऊपर से नीचे आना है, मतलब बुद्धि पे हमें मालूम है कि निरंतर सुख कहाँ है। अभी हमें नहीं मालूम है, इतने दिन में मालूम पड़ेगा। तो फिर हम उसके हिसाब से चित्त में देखेंगे कि ऐसा कुछ चित्रण आया, उसके हिसाब से वृत्ति में विचार आएंगे, फिर जो विचार आएंगे उस हिसाब से मन को पता चल जाएगा कि चलो शरीर से हमें ये काम करना है, तो हम निरंतर सुख में रहेंगे। तो ये एक समझ आया। और ऐसा होगा तो हम खुद में तो खुश रहेंगे। पहले तो मैं खुद में खुश रहूंगी, फिर वो खुशी मतलब परिवार में जो भी है वो सब भी ये समझेंगे तो पूरा परिवार भी खुश होगा, मतलब निरंतर सुख की स्थिति में पहुंच सकेगा। और जब भी परिवार ये पूरे समाज का एकम है, तो सभी परिवार ऐसे समझेंगे तो पूरा समाज ऐसा हो जाएगा। फिर जो व्यवस्था अभी चल रही है उससे अलग व्यवस्था कि जहाँ ये पूरी हमारी दुनिया है वो एक जिसके लिए हमारा मनुष्य का जन्म हुआ है, मतलब बाकी की सभी आइटम तो अपने आचरण में जी रही है, मतलब जो भी एक अलग एंटिटी है, एक मनुष्य ही है कि जिसको अभी पूरा ये समझ नहीं आया है कि उसका आचरण क्या है सही में। तो वो सही आचरण सीखने को मिलेगा इसमें। आगे चले। हाँ बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम पूजा बकुड़िया है और मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। तो हमने मध्यस्थ दर्शन में अभी तो ये टॉपिक सीखा कि जो अस्तित्व है वो नियमपूर्ण है और मानवी की जो समझ है वो समान है और उसी समझ से हमको अस्तित्व को पहचानना है।
और उसके जो 4 स्टेप थे, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो उसमें भी हमने ये देखा कि शरीर के हिसाब से मन चल रहा है और मन के हिसाब से वृत्ति, उसके हिसाब से चित्त और बुद्धि चल रही, जिसकी वजह से हमें असमानता मिलती है और दुख मिलता है और अतृप्ति मिलती है। तो उस हिसाब से मतलब हम जनरली हम लोग चल रहे हैं ऐसा। अब अभी तक हमने ये देखा। थैंक यू। बढ़िया। तो जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनको सुनने में लॉजिक इधर है, मेमोरी इधर है। अभी जिसका लॉजिक और मेमोरी अच्छा है उसको हम बोल देते हैं इसका बुद्धि ठीक है। तो अभी जब हम ये नीचे वाले सर्किल में शरीर की आवश्यकताएं और फिजिकल वर्ल्ड के साथ में जी रहे हैं, तो मेमोरी और लॉजिक से काम चल जा रहा है। इसलिए मेमोरी और लॉजिक को यूज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके चांद पे पहुंचना से लेके मार्स पे पहुंचने से लेके जो कुछ भी मैकेनाइजेशन हम सब ने किया है वो ये हो गया। लेकिन ये बुद्धि का मतलब है, ये बुद्धि का मतलब इधर वाला बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि का मतलब है कि जहाँ हमको ये एग्जिस्टेंस कहाँ से आ गया, ये पूरी नेचर कहाँ से आ गई, इसमें ये रिलेशनशिप जैसा है ऐसा ही क्यों है, सभी मानव की चाहना ऐसी क्यों है। जैसे मैंने सिंपल सी बात शायद ब्रेक के पहले शेयर किया कि नहीं किया, खाना खाने से मिलने वाली ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? सीमित है। सोचने की ऊर्जा आदमी के पास सीमित है कि असीमित है? असीमित है। इसका मतलब खाने से आती है क्या? किधर से आती है? ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे, सभी मानव क्यों सुखी होना ही चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे जिनका आंसर हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली ये जो फ्रेम है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, ये इसके ऊपर ही समझ में आता है, बुद्धि और इधर ही समझ में आता है, ये नीचे समझ में नहीं आता है। इसलिए इधर हम कितनी भी मेहनत करेंगे उसके हमारी सड़कें बेहतर हो गई, फिजिकल वर्ल्ड हमारा बेहतर हो गया, ये इसकी अप्रोच है, ये इसकी अप्रोच में है। तो फिजिकल वर्ल्ड हमारा बेहतर हो गया क्योंकि हमारा विचार और इच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन विचार और इच्छा फाइनली संसार को, नेचर को, एग्जिस्टेंस को समझने के लिए है। वो मैटर हमारे पास नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। इस सारी चर्चा को देखकर हमको ये भी समझ में आ रहा है, ना तो आदमी का जीना अपने आप में हो रहा है, ना परिवार में हो रहा है, ना समाज में हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि हमको मानव समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आदरणीय नागराज जी के शब्दों में इस धरती पे पहली बार मानव को समझने का अवसर आया है। अभी तक जब हम मानव को समझने की बात कर रहे हैं तो आत्मा, ईश्वर, ये सब रहस्य में है। आत्मा रहस्य में चला जाता है, ईश्वर रहस्य में चला जाता है। ये सृष्टि कैसे बनी इसके लिए हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, या मान लो या नहीं मानो। और फाइनली आचरण कैसा होगा, आचरण फिर हर जगह सबका देश काल परिस्थिति में समझ कैसी होगी, बदलती रहेगी। ऐसा हमने बहुत सारा माना हुआ है। इसका मतलब है कि वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो जितनी चर्चा हमने ब्रेक के पहले की है, मैं उसको फाइनली बोर्ड पे लाके अभी की चर्चा को उसको पूरा करते हैं। UHC का मतलब है कि जितनी भी नेचुरल एंटिटीज हैं उन सबका एक नेचुरल बिहेवियर है। पूरी धरती पे शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। पूरी धरती पे गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि जितने भी नेचुरल एंटिटीज हैं उनका एक नेचुरल बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल एंटिटी है, इसलिए उसका भी कोई नेचुरल बिहेवियर है। तो ये आदरणीय नागराज जी ने तय नहीं किया है कि मानव का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। मानव का बिहेवियर, एक समझदार मानव का बिहेवियर, क्योंकि मानव में ही समझने की क्षमता है, जब वो पूरी सृष्टि को नियम के रूप में पहचानता है तो उसका आचरण ऐसा होता ही है। आप लोगों को क्या लगता है कि इसी धरती पे मानव है कि किसी और धरती पे भी मानव हो सकता है? मना तो नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि एक धरती पे हो सकता है तो अनंत धरतियों पे हो ही सकता है। इसका मतलब यदि अनंत पे हो सकता है तो इससे विकसित मानव परंपरा हो सकती है कि नहीं? इससे कम विकसित भी हो सकती है कि नहीं? हो ही सकती है लॉजिकली, है ना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस कोई ऐसे प्लेनेट भी होंगे जहाँ पे अभी मानव अवतरित ही नहीं हुआ है, ऐसे भी होंगे। लेकिन फाइनली यदि मानव अवतरित होगा तो वो भी ऐसे डेवलप होगा।
तो ये बोल रहे हैं कि लोहे का बिहेवियर होगा तो पूरी धरती पे कहीं भी लोहे का एटम मिलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ही मिलेगा। गोल्ड मिलेगा तो वो गोल्ड ही मिलेगा। इसका मतलब एक समझा हुआ मानव मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। तो जिस तरह से नेचुरल एंटिटीज का एक नेचुरल बिहेवियर है, उस तरह से मानव भी एक प्राकृतिक इकाई है, उसका भी एक प्राकृतिक आचरण है का मतलब एग्जिस्टेंस में है। वो किसी महापुरुष ने नहीं बनाया, किसी महापुरुष ने नहीं बोला कि तुम ऐसा जियो, ये नेचर में ऐसा है। ऐसा पहचानने का मतलब है कि यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब है कि ऐसा आचरण जिससे उसमें भी तृप्ति होती है, और वो जैसा कि हमने कहा कि पूरी बड़ी मशीन, पूरी बड़ी व्यवस्था में उसका कोई रोल है, उससे उसको भी तृप्ति है और पूरी कायनात को भी उससे तृप्ति है। ऐसे आचरण को देखने के लिए एक ऐसी एजुकेशन, देखिए मेरे को लगता है कि जो बड़ी आशा की किरण है वो यही है। पिछले 150 साल में शायद हमारी पीढ़ी, जो हम लोग 50 के आसपास के लोग हैं, हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने इस धरती के परिवर्तन को सबसे अधिक मात्रा में देखा। कि हमने अपने ही शरीर यात्रा में बैलगाड़ी भी देखी, और हमने अपने ही शरीर यात्रा में 2 करोड़ रुपया खर्च करके आप अंतरिक्ष के बाहर चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, हर व्यक्ति जा सकता है, हमने वो जगह भी देखी। ठीक है, हमने टेलीफोन नहीं था वो युग भी देखा, या बहुत खराब स्थिति है तो अब हर एक की जेब में दो मोबाइल है, ये भी देखा। तो ये बड़ी घटना घटी क्योंकि हम मॉडर्न एजुकेशन जिसको बोल रहे हैं, साइंस जिसको बोल रहे हैं, तो साइंस में हमने जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसका सम्मान किया, और मासेस में तर्क का विकास हुआ, एक लॉजिकल माइंडसेट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये कह रहे हैं यदि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, यदि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, क्लासरूम में लॉजिक के साथ बात की जा सकती है, यदि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है तो सुविधा। अच्छा, पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ, फिर इंग्लिश वाले बैठे हैं, मैं बुलवा देता हूँ। यदि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है तो सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है, जो कि हमने लगा लिया। आज हमारी जरूरत से ज़्यादा चीज़ें घर में, कपड़े फटते नहीं हैं, फेंक दिए जाते हैं, गाड़ियाँ खराब नहीं होती, रिटायर कर दी जाती है ना, घर टूटते नहीं हैं, या तो उनको रिनोवेशन या बदल दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है। तो आज हमारे देखते देखते हमारे बचपन में हमने गरीबी भी देखी, और आज हमारी ही शरीर यात्रा में हमने साधनों को इतना ज़्यादा देख लिया कि उसका वो लिमिट भी हमको दिखाई दे गया। यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है तो सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है, जिसको हमने मात्र 150 साल की यात्रा में देख लिया। अब नेक्स्ट क्वांटम लीप है, इस दर्शन के माध्यम से यदि एग्जिस्टेंस और ह्यूमन बीइंग को भी लॉजिकली अप्रोच किया जा सकता है, यदि पूरे एग्जिस्टेंस और मानव को भी लॉजिकली समझा जा सकता है, यदि तर्क के द्वारा चैतन्य संसार को समझा जा सकता है, तो संबंध का उजड़ा हुआ संसार भी बसाया जा सकता है। ये बड़ी छलांग है जिसको मानव जाति मारने के लिए तैयार। मैंने कहा कि हमने 3 राज्यों के साथ में एजुकेशन पे काम किया। दिल्ली छोटी जगह थी, जो थोड़ा ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो पाया, तो कम से कम हमने सिस्टम में ला के देख लिया, समाज में, गुजरात में करके देख लिया कि हाँ ये काम होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारे श्री राम भाई कहाँ हैं तो जरा इसको इंग्लिश में बोल दो भाई। क्या बोल रहे हैं, कब तक आप? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है तो सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है। यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को भी समझा जा सकता है तो संबंध का उजड़ा हुआ संसार भी बसाया जा सकता है। That's very poetic. The last line is very poetic. Basically, किसको नहीं आती है? अच्छा, only one person. Okay. अच्छा, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ. So basically, what he's saying is, if we are able to understand material reality using logic or using objective study the way we do in science today, for example, and as a result, we have technology that gives us, many kinds of implements, etc. Which we see today is kind of also overflowing, right? We have more vehicles than we can actually use.
they also last a long time, they don't get spoiled. Clothes also don't get spoiled, you eventually have to throw them away. The question is it possible to understand human relationships with the same degree of clarity and certainty? And he is essentially stating that that is possible, all right, and it is possible to, he is basically asserting that you can understand relationships in a definitive way and ensure that they are stable for all time to come. Yeah. क्या बोल रहे हैं? यदि बैलगाड़ी इतिहास हो सकती है तो सास बहू के झगड़े भी इतिहास हो सकते हैं, भाई भाई का बंटवारा भी इतिहास हो सकता है ना? तो हमको जड़ संसार समझ में आया तो उधर हमारा कॉम्पिटेंस बन गया है ना। हमको मानव समझ में आएगा तो मानव के साथ भी बढ़िया जिए। So we are trying to say, I mean, you are saying that if you understand if you understand what is the material world that we live in, then you will be able to understand what is the universal. Is that what you're trying to tell me? भाई हजारों लोगों ने साइंस के माध्यम से जड़ संसार को समझने का कोशिश किया। Okay. वो जड़ संसार को लॉजिकली अप्रोच कर पाए, लॉजिकली समझ पाए। Okay. और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने हजारों फैक्ट्रियां खड़ी की और हमारे पास सारी फिजिकल चीजें आ गई। तो ये संभव हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने लॉजिकली मटेरियल वर्ल्ड को समझने की कोशिश की। मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से आदरणीय नागराज जी के माध्यम से ये पूरा एग्जिस्टेंस जिस तरह से उन्होंने अनुभूत किया, उस अनुभूति को, उस ज्ञान को जिस तरह से लॉजिकली वो कह पाए और जिस तरह से हम लॉजिकली उसको अध्ययन करके वहीं तक पहुंच पाए जहां तक नागराज जी पहुंचे। तो यदि हमको मानव समझ में आ गया तो मानव के साथ जीना हो जाएगा। अभी तक हमारे पास मानव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मानव के बारे में मतलब हमको लगता है कि हमने कहा कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, अब इसको लॉजिकली समझने जाएं तो हम समझ नहीं पाते। मान लो या नहीं मान लो, हाँ, तो इसका मतलब है कि हम ह्यूमन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि ह्यूमन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, शरीर को तो हम समझ पा रहे हैं कि शरीर की एनाटॉमी जितना क्लियरली मेडिकल साइंस में लिखी है इससे तो और कुछ ज्यादा नहीं हो सकता या जो कुछ हो रहा है। लेकिन मानव के शरीर को समझ के क्या हम आचरण को समझ पाए? आचरण शरीर करता है कि मैं करता हूँ? बिहेवियर, कंडक्ट, आचरण शरीर। तो मेरे पति के शरीर में 207 हड्डियां हैं, इससे उसका आचरण पता चलता है क्या? आचरण तो पता नहीं चला। तो आचरण करने वाली चीज का पता नहीं चला, इस मैं की क्लैरिटी नहीं हुई, ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी, इस मैं की क्लैरिटी नहीं है तो मेरा आचरण पे अधिकार नहीं आता है। मैं एक शानदार रॉकेट को उड़ा के चांद पे ले जाता हूँ, मंगल पे उतार देता हूँ, लेकिन मेरे विचारों की गाड़ी में नहीं चला पाता, है ना। जितना क्लियरली मैं कार और रॉकेट को हैंडल कर पाया, लेकिन मेरे विचार, मेरे दुख का कारण दूसरे लोग ज्यादा हैं कि मेरे खुद के भाव और विचार मेरे दुख का कारण है? तो मेरे को मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलाना नहीं आता है। So, in other words, you don't know how to take care of your mind and your thoughts. Yes, because you do not know yourself. Got it. What you are. Got it. तो मध्यस्थ दर्शन के थ्रू हमको मैं को समझने का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क मिला, और लॉजिकल फ्रेमवर्क ही नहीं है, वो रियलिटी को समझने का एक क्लियर रास्ता मिला। So there is a lot of emotions and the mind involved. हाँ, अब ये समझना पड़ेगा कि फिर ये इमोशन कैसे पैदा होता है, इमोशन कहाँ पैदा होता है ना। तो यदि मेरे को क्लैरिटी आ गई तो मेरे थॉट्स और इमोशंस कैसे हों, मेरे लिए सुखदायी हों, संसार के लिए सुखदायी हों कि दुखदायी हों? सुखदायी हों, तो फिर मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। मैं इसको जिस चीज को मैं समझता हूँ मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जो चीज मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है इसका मतलब मैं उसको नहीं समझता हूँ। सिंपल, very logic. सिंपल। Thank you very much. और लॉजिक और थॉट को समझने की ताकत वो बुद्धि से नीचे है नहीं। तो जब तक हमारा बुद्धि का फैकल्टी, मन, वृत्ति, चित्त के ऊपर का फैकल्टी, जब तक ये फैकल्टी काम करना शुरू नहीं करेगा तब तक हम थॉट और इस पे कंट्रोल नहीं पा सकते। तो मैं एरोप्लेन डिजाइन कर सकता हूँ लेकिन जिंदगी डिजाइन नहीं कर सकता।
बढ़िया, गुड। जी हाँ बेटा। मतलब कोई भी थॉट या जो भी दिमाग में आता है तो उस मतलब उसके ऊपर विचारना कितना है, मतलब वो इग्नोर कर दोगे आप और जैसा चल रहा है रियलिटी में रहते हो आप प्रेजेंट में, तो वो चला जाएगा थॉट, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। इमोशन तो क्रिएट होगा ही है? इमोशन तो मतलब जैसे किसी ने, हम लोग बैठ रहे हैं बात कर रहे हैं, हाँ। किसी ने कुछ बोला तो वो नहीं मजा आया मुझे, और वो इमोशन तो क्रिएट हो ही जाएगा, ठीक है। तो भी वो कैसे आपने जो बोला अभी। चलो आगे चलते, ठीक है। मध्य दर्शन में क्या बोल रहे हैं? ज्ञान व्यक्त है, वचनीय है, इसलिए ज्ञान को आचरण पूर्वक जिया जा सकता है, अपने परिवार में जिया जा सकता है, बाई एजुकेशन उसको डिलीवर किया जा सकता है, और व्यवस्था उसके आधार पे हो सकती है। राजनीतिक व्यवस्था जब तक ज्ञान के आधार पे नहीं होगी तब तक मानव कभी भी सुखी नहीं होगा। आखिर मैं एक फैमिली के रूप में हूँ, मैं जॉब समाज में करता हूँ, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में करता हूँ, है ना। हमारा पूरा मार्केट, पूरा पॉलिटिकल फोर्सेस, पूरी एजुकेशन, आज यदि आप एजुकेशन में कुछ भी करना चाहते हैं तो एजुकेशन का कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। वो जो चाहेगी वही चल सकता है, बाकी नहीं चलेगा। अब भारत में कम से कम ये सुविधा है कि 100 लोग बैठ के इस तरह से चर्चा कर सकते हैं। चाइना में ये भी सुविधा नहीं है। चाइना में 100 लोग बैठ के ऐसी चर्चा नहीं कर सकते, आपको लटका दिया जाए। सरकार या सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम की कमियां जैसे हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, ऐसा बोलने की चाइना में लोग हिम्मत भी नहीं कर सकते। कल हो सकता है भारत भी उस वैसे ही हो जाए, है ना। तो इससे पहले कि शासन समाज को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे, सब चीजें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना चाहती हैं। तो समाज में यदि अवेयरनेस नहीं होगी, मानव को यदि समझ नहीं होगी, समाज के लिए सरकार है कि सरकार के लिए समाज है? अभी कैसा चल रहा है? सरकार समाज को चला रही है। सरकार पूरी तरह से, और सरकार चाहती है कि समाज जो है बेहोश पड़ा रहे, केवल वोट देने के समय में आ जाए, बाकी समय बेहोश रहे, इग्नोरेंट ही रहे। तो ये क्लैरिटी ऐसा कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। और ये आप देखो कि मैं आपको भी, आपके भी ध्यान में होगा, मैंने ऐसे परिवारों को देखा जहां एक सास अपनी 3 बहुओं को आपस में लड़ा के रखती है, क्योंकि ये तीनों बहुएं एक हो गई तो सास का तख्ता पलट देंगे। तो संसार में या वाइस वर्सा, मतलब केवल वो सत्ता की बात है। तो हर व्यक्ति दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि जब वो दूसरे को कंट्रोल करता है तो वो एम्पावर्ड फील करता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। यदि मैं गलत जगह में, यदि गलत तरीके से कर रहा हूं तो फिर मैं उस जगह को बनाए रखना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि जिसकी खुद पे नहीं चलती वो दूसरों पे चला के खुद पे ना चलने की फ्रस्ट्रेशन को पूरा करता है। जिसकी खुद पे चलती है वो दूसरों को चलने का स्पेस देता है। जिसकी खुद पे चलती है वो दूसरों को चलने का स्पेस देता है। जिसकी खुद पे नहीं चलती वो दूसरों पे चला के अपनी खुद पे ना चलने की फ्रस्ट्रेशन को पूरा करने की कोशिश करता है। तो फाइनली खुद पे चलने का मतलब है, खुद पे चलने का मतलब है बुद्धि ऑपरेट, मैं बुद्धि से ऑपरेट होना शुरू हो जाऊं, भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हों, और मैं दूसरे को भी भाव और विचार कैसे सुखदायी हो सकते हैं उसको भी चलने में मदद कर सकता हूं। आगे बढ़ा हुआ कौन है? जो दूसरों को आगे बढ़ाए वो आगे बढ़ा हुआ है, कि जो दूसरों से आगे बढ़ जाए वो आगे बढ़ा हुआ है। जो दूसरों को आगे बढ़ा दे वो आगे बढ़ा हुआ है। जी कहने की बात है, ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए, बस इसलिए ऐसा हो जाए। जो खुद के लिए कर सकता है वो लोगों के लिए कर सकता है। हाँ, सूत्र ये है कि जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, और जो जिसको बांटेगा वो उसके पास आ ही जाएगा। जी जैसे कि आपने बताया लगते हैं तैयार होने में, हाँ,
और तो हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे थे, और परिवार में और समाज में पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका तो मतलब है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, हमारी शिक्षा में वो नहीं मिल रही। हाँ, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, पर सुधार कैसे करें जब तक वो विजन, वो क्लैरिटी, वो दर्शन ही हमारे पास नहीं है। इसलिए हम खूब एक दूसरे को गाली दे लें, सुधार नहीं होगा। हमने अपने ही परिवारों में एक दूसरे को खूब सब कुछ कहा है, उससे परिवार ठीक हुआ कि परिवार टूटा है? तो दोषारोपण करने से कुछ ठीक नहीं होता है, बल्कि और दूरियां पैदा होती हैं। जब तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो मध्यस्थ दर्शन के रूप में जब तक सॉल्यूशन इस धरती पे उपलब्ध ही नहीं है, हम कुछ भी सर कटा लें, हम आगे नहीं जा सकते। और आज तक भी जो कुछ आगे बढ़े हैं, वो किन्हीं लोगों ने फिलॉसफीज के एरिया में काम किया, किन्हीं लोगों ने साइंटिफिक इनोवेशन के आधार पे काम किया, उस आधार पे मासेस आगे बढ़ा है। ऐसा बोला बढ़िया जी। भैया अभी आपने जो सूत्र शेयर किया कि जो जिसके पास होगा वो बांटेगा ही, और उसका दूसरा आपने क्या रिवर्स भी उसके साथ जोड़, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही, और जो जिस चीज को बांटेगा वो उसके पास आ ही जाएगा। तो ये मनी के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? ऐसी बात है। इसमें तो गुजराती एक्सपर्ट। वो तो अभी मैं दिल्ली में था, तो बोले पैसा कमाना सीखना है, उसका एक ही तरीका है, गुजराती परिवार में पैदा हो जाओ, अपने आप आ जाओ। जो जिसकी तलाश है उसको पा लेते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, देखिए ये सोचने की बात है। आदरणीय नागराज जी के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन थे। जब भारत आजाद हो रहा था तो संविधान अखबार में छपता था, उसमें कहीं भी मानव की परिभाषा नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जिस संविधान के तले मानव की परिभाषा ही नहीं है, उस संविधान में मानवीयता का पोषण होगा कि राक्षसी प्रवृत्तियों का पोषण होगा? आज पूरे समाज में मानवता का पोषण होता है कि राक्षसी प्रवृत्ति का पोषण होता है? पूरे स्टूडेंट एज में मार्क्स ज्यादा आए, कैसे भी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। मार्क्स ज्यादा आए, इस बात की इज्जत है। कॉलेज से निकलने के बाद पैसा ज्यादा आए, कैसे भी आए, इसका कोई मतलब नहीं है, बस पैसा ज्यादा आए, इस बात की इज्जत है। इतना ही समझ में आया है समाज को, इससे अधिक कुछ समझ में आया कहना मुश्किल है। तो बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है, बच्चे एटीएम मशीन बच जाएं, ये माँ बाप की सफलता है। इसलिए अमेरिका पहुंचा के खुश हो जाते हैं। हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। तो जो जितना दूर गया, हमने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को अधिकतम दूरी, अब अमेरिका से अधिक दूरी है नहीं हमारे पास। मंगल है ना, अब मंगल भेजेंगे उसके बाद, तो जो मंगल जाएगा कल को वो बड़ा कहलाएगा। तो फाइनली अपने आप में जिस बड़प्पन की हमको तलाश थी, जिस खुशी की हमको तलाश थी, है ना, सही अर्थों में एक मानव के भीतर जिस बड़प्पन को हम साकार होता हुआ देखना चाहते हैं, वो तो हमको नहीं दिखाई दिया। तो फाइनली अब अच्छी बात है कि ये सारे दौर खत्म होने को आ रहे हैं। आज मैं गुजरात में ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जिनके अब परिवारों में भी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अमेरिका जाना गलत है, इसका ये मतलब मत निकालना। अमेरिका जाना गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको क्लैरिटी हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। भाई मेरा दोस्त गया इसलिए जा रहा हूँ, या पड़ोसियों को दिखाना है कि हम हर साल अमेरिका घूम के आते हैं, कि हर साल हम सिंगापुर घूम के आते हैं। तो हम सही अर्थों में होने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि दिखने के लिए मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो लग रही, हमारा तन मन धन तो लग रहा है, और हाथ में कुछ आएगा नहीं, और हमारी वजह से 4 लोग और उस रास्ते पे चलते हैं। तो आप इंडिया में रहें, अमेरिका पे रहें, कहीं भी रहें, लेकिन हमारे जीवन में खुशी नहीं आएगी, तो फिर कहीं ना कहीं हमको सोचने की जरूरत पड़ती है कि क्या किया और क्या निकला। ऐसा बढ़िया, मतलब उस पर ही चल रहा है, और मैं बुद्धि से ड्राइव हो जाऊं, हाँ। मेरे भाव विचार, उसके लिए मुझे क्या प्रयास करना पड़ेगा? मैं मतलब कोशिश पहले सिंपल सी बात ये समझ में आई। तो इसका मतलब है, देखो हमारा शरीर ना काफी फास्ट चल रहा है, और अच्छी बात है, फास्ट ही चलना चाहिए। अब क्या स्लो चले? तो शरीर से सुखी होना हमारे पास सुखी होने का एक दरवाजा है, ज्ञान पूर्वक भी सुखी हुआ जा सकता है, ये दूसरा दरवाजा। अब बताओ, आप सारे लोग, ना तो हम कोई स्थापित गुरुजी हैं कि भाई गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी आशीर्वाद देंगे, उससे हमारी जिंदगी में कष्ट दूर हो जाएंगे। अभी सारी सभाएं यदि पूरे देश में देखोगे, यदि हम कहीं भी कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, है ना, धार्मिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, वो आस्था, भय और प्रलोभन के आधार पे है।
इस सभा में ना तो कोई आस्था है, ना कोई प्रलोभन है, ना कोई भय है, उसके बावजूद भी तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप 7 दिन अपना कीमती निकाल के आए हो। आप किस उम्मीद से 7 दिन निकाल के आए कि समझने से हमारी जिंदगी में कुछ बेहतर होगा, समझने से हमारी जिंदगी में कुछ बेहतर होगा। ये आदमी की अपनी मौलिकता है। इसका मतलब है कि समझना अपने आप में सुखदायी काम है, समझ को जीना अपने आप में सुखदायी काम है, दूसरे के समझने के लिए उसको सहयोग देना ये अपने आप में सुखदायी काम है। ये आदमी के भीतर कोई स्थायी सुख की चीज है। 3 बातें कहता हूं, इस 3 चीजों को आगे पूरे 7 दिन में कैसे निकाल के लाएंगे। बेसिकली हम गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। हम दूसरे मुझको कंट्रोल करें, दूसरा कोई मुझको कंट्रोल करे, हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, है ना। मेरा कंट्रोल किसी के पास ना रहे। उसका तरीका क्या है? 3 चीजें मेरी मुट्ठी में आ जाए। मेरी 2 वक्त की रोटी मेरे हाथ में आ जाए। मेरी 2 वक्त की रोटी के लिए किसी दूसरे पर मेरी निर्भरता नहीं है, तो मेरी 2 वक्त की रोटी मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन वो आए कैसे भी ये तय नहीं होता कि 2 रोटी का साइज कितना है। सारी अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बाद मेरी ये क्लैरिटी नहीं बनती है कि कितना सामान मेरी जरूरत है। जैसे कि मैंने सुबह भी कहा, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को तय कर पाए, ये योग्यता हमारे को नहीं आ रही। इसलिए 2 रोटी का कंट्रोल हमेशा मेरे पास है कि दूसरे के पास? दूसरे के पास। दूसरा, मेरा सुख मेरे पास है। मेरा सुख किसी दूसरे का मोहताज नहीं है। यदि ये क्लैरिटी मेरे पास आ गई, मेरा सम्मान मेरे पास है, ये किसी दूसरे का मोहताज नहीं है, तो मेरी 2 रोटी मेरे पास, मेरा सुख मेरे पास, मेरा सम्मान मेरे पास। इसका नाम स्वतंत्रता है, इसका नाम सुख है, इसका नाम जिंदगी। कहीं से भी करो, कुछ भी समझो पूरी दुनिया में, ये 3 चीज अपने पास नहीं आई तो हमेशा हम किसी ना किसी पे निर्भर हैं। जिस पे निर्भर है वो हमको कंट्रोल करेगा, कोई हमको कंट्रोल करेगा, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। बढ़िया। अपने आप को कंट्रोल करें। हाँ, हम खुद अपने आप को कंट्रोल करें। तो अपने आप को कंट्रोल करने का मतलब है वो स्विच, वो सर्किट बोर्ड कहाँ है जहां मेरे को स्विच ऑपरेट करने हैं। तो जब तक वो मैं की क्लैरिटी नहीं है, मनोवृत्ति की बुद्धि की क्लैरिटी नहीं है, तब तक मैं उस स्विच को हैंडल नहीं कर पाता। दर्शन ने उस सारे सर्किट बोर्ड को खोल के हमारे सामने रख दिया कि भाई जिस मैं की हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे। जैसा भाई ने कहा कि शरीर और मैं अलग अलग है, ये कैसे मान लें, तो धीरे धीरे उसको समझेंगे। लेकिन कम से कम आज पहला दिन है, तो हमारी 7 दिन में क्या चर्चा होने वाली है उस पर हम एक फ्रेम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी माइक। नमस्ते भैया जी। बहुत सारे लोग आज डे मतलब पहली बार शिविर कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी कभी देखा नहीं है। ऐसे लोग मेरे साथ बहुत सारे। हाँ ठीक है। तो कितने लोग सभा में ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट शिविर नहीं किया है लेकिन ऑनलाइन आपने कुछ देखा है? यूट्यूब में आजकल काफी लोग मिलने लगे। यस सर। तो सवाल ये है कि ये ए नागराज जी है कौन और आप कौन हो? इनको शिविर चलाना है कि नहीं चलाना है? नागराज आपके गुरु हैं। हाँ वो तो ठीक। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं सुरेश भाई भूल गया, बुक्स अपन लाए ना जी, ओ उपलब्ध नहीं है गुजरात में स्टॉक अभी। ऐसा क्यों है? सम्मेलन होते होते काफ़ी गया, फिर भी कोशिश जारी है, आ जाए तो मिल जाएगी। देखिए अभी तो 7 दिन है, यदि उपलब्ध हो सके तो। हाँ मैं बात है ना, करूँगा। कोरियर से आजकल तो फटाफट आ जाता है। ठीक है, मैं ज्योति दीदी से बोलूँगा। हाँ, तो दिव्य पद बोल के 20-25 पेजेस की बुक है, जिसमें आदरणीय नागराज जी की पूरी जीवनी है, और मैं ब्रीफ में किसी ना किसी मौके पर बोल दूँ। ठीक। और हमारे बीच में पुराने मित्र है। देखिए आज हम ये शाम को जब उठेंगे तो उससे पहले हम ग्रुप्स बना लेंगे। इस शिविर में एक नया प्रयोग भी करते हैं। देखिए इन पिछले 20 साल की यात्रा में जब हमने शुरू किया था तो दर्शन अपने बहुत प्रारंभिक चरण में था, और उस समय एक शिविर के बाद अगला शिविर भी, एक साल में एक शिविर भी मिल जाए इतना आसान नहीं होता था, और बुक्स भी नहीं थी, और इतना ऑडियो वीडियो में श्री राम भाई यहाँ मौजूद हैं और हमारे मित्र राकेश भाई हैं और कुछ मित्र हैं जिन्होंने आदरणीय नागराज जी के साथ मिलकर काफ़ी सारा वीडियो मटेरियल अपने समझने के लिए भी किया और दूसरों के समझने के लिए भी उपलब्ध कराया। ये एक बड़ी उपलब्धि हो गई।
तो आज की डेट में किसी को इस बात का दुख नहीं होगा कि आज मैं समझने की यात्रा शुरू कर रहा हूँ और नागराज जी सशरीर नहीं है। ऐसा लगता है ना, हो तो मैं ये पूछ लेता। तो जितना आप पूछ सकते थे, जब आप वीडियोस को सुनेंगे, जितना वीडियो में उपलब्ध है, तो शायद आपकी पूछने की सीमा कम रह जाए। इतना ज़्यादा पूछा जा चुका है और वो वीडियो ऑडियो में उपलब्ध है। तो कम से कम मटेरियल आजकल बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो गया। देखिए, मैंने इतने सालों में एक बात को महसूस किया कि ये समझने की यात्रा मुश्किल नहीं है। मैं कल हमारे मित्र अजय भाई के मित्र से शेयर कर रहा था कि भाई हमारी इस बात की 25 साल से, मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारे सभी मित्र इस बात को बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के पूरे देश में जहाँ भी संभव होता है शेयर करते हैं। हमारी खुशी किस बात की? पैसा तो लेते नहीं, अपने घर से ही लगाते हैं। खुशी किस बात की है? जिन समस्याओं को हम ये सोचते थे कि ये सारी जिंदगी नहीं ठीक होंगी, वो शिविर करने के 6 महीने साल भर में निपट गई। तो जब आदमी अपने घाम ने चोट खाई है तो अपनों के बीच खाई है, अपने परिवारों ने खाई है, और ताकत पाई है तो अपनों के बीच पाई। जब वो ताकत अपने में और अपनों के बीच में, इसके पहले मैं जो कुछ भी करता था, यदि 4 लोग बोलते हैं तुम ठीक कर रहे हो, तो मेरे को लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ। और यदि मेरे घर के लोग बोलते हैं कि तुम एकदम भटक गए हो, तुम पागल हो, तो मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मैं जीवन विद्या मिलने के पहले मेरे को जॉब से रिजाइन किए हो गया था 7 साल। मैंने जॉब से रिजाइन किया 92 में। जीवन विद्या का पहला शिविर किया दिसंबर 97 में। वो पत्नी बैठी है, तुरंत करेक्ट कर देती, ठीक, दिसंबर 96 में। आप समझिए, इस बीच के दौर में जो कुछ भी मैंने किया, मैं उस दौर से गुजरा। जब मैंने ये स्वीकार लिया था, मेरा कुछ तो भी मेंटल मामला स्क्रू ढीला हो गया है, ऐसा मैंने स्वीकार लिया था। क्योंकि मैं जितने लोगों से चर्चा करता था, वो मेरे को बोलता तुम पागल हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं ये सोचने लगा लॉजिकली, ये सारे लोग तो पागल नहीं हो सकते, तो सारे एक ही जैसी भाषा बोलते हैं। मेरे घर वाले भी वही बोलते हैं, कि बाहर वाले भी वही बोलते हैं, इसका मतलब ये सब ठीक ही है, मेरा प्रॉब्लम है। तो मैंने ये स्वीकार लिया था कि मानसिक रूप से मेरा कुछ मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन उसको मेरे को कोई आधार भी नहीं मिलता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास सही और गलत का कोई यूनिवर्सल आधार नहीं है। हमारे आसपास के कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमको ठीक लगता है, नहीं अप्रिशिएट करते हैं तो गलत लगता है। तो ये दर्शन की बहुत बड़ी ताकत है कि ये आपको एक यूनिवर्सल आधार देता है। अब आपको अपने ठीक और गलत होने के लिए किसी लोगों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उस फ्रेम में देख के, है ना, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, ये फ्रेम जैसे जैसे दर्शन से उपलब्ध होता है, इसकी क्लैरिटी बनती है। आप अपने में आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, इतना पार्ट तो मेरा ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंस आता है, ये निरपेक्ष कॉन्फिडेंस है। दूसरों के सर्टिफिकेशन से मिला हुआ कॉन्फिडेंस हमेशा किसी दूसरों पे निर्भर है। लेकिन जब आप एग्जिस्टेंशियली पहचान लेते हो कि इतना पार्ट तो मेरा ठीक है, तो ये आपको खड़े होने की जमीन देता है। ये जमीन अपने को मिलती है। जी, आगे बढ़ो। लास्ट। हेलो। हाँ। आपने बोला कि खुद की रोजी तो मतलब रोटी तो सबको कमानी चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्रता का पहली नीड है। तो अभी हमारे देश में वैसे 50% फीमेल करीब करीब गिन लेते हैं, तो उसमें से भी काम करने वाली मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत कम है। जैसे उसका ज़्यादा बड़ा मतलब ना प्रैक्टिकली, अब किसी उम्र में आपको ये एक माइंडसेट है कि महिलाएं परिवार में रहती हैं, वो कमाती नहीं है। ये माइंडसेट लोगों से ज़्यादा हमारा खुद का प्रॉब्लम भी है। लोग क्या कहते हैं ये बाद की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मुझको क्लैरिटी आती है, सूत्र क्या कहता है, हर मानव अपनी उपयोगिता को जान के तृप्त होता है। हर मानव अपनी उपयोगिता को जान के तृप्त होता है। तो मेरी परिवार में उपयोगिता क्या है, मेरी समाज में उपयोगिता क्या है, अभी हमारा अपना उपयोगिता का आकलन नहीं है। हमारा एक ही चीज का आकलन है, पैसा किधर से आता है। मैं इस काम को करता हूं, इस काम से मैं पैसा नहीं कमाता। मेरे घर वालों को या किसी को लग सकता है कि ये फालतू का काम है क्योंकि इससे पैसा नहीं आता, लेकिन मेरी क्लैरिटी है कि ये शानदार काम है। इसका मतलब है कि जब हमारे अंदर वो विश्वास आता है तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता बन जाता है।
तो लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। पहला महत्वपूर्ण इस बात पे है कि मेरी उपयोगिता से मैं खुश हूं कि मैं नहीं हूं। फिर वो जो आपका भौतिक वाला भाग है, आपको पता चलता है कि आप घर में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बड़ी भूमिका ये नहीं निभा रहे हैं, क्यों आता है? क्योंकि हम एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम हमको करना था। क्या काम नहीं कर रहे हैं? ये मैं को डेवलप करने का काम, अपने में इवॉल्व होने का काम और अपने परिवार में आने वाले बच्चों के इवॉल्व होने का काम नहीं हो रहा है, इसलिए फिर पैसा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि फिजिकली कमाना एक बात है, लेकिन अपनी उपयोगिता को पहचानना, अपनी जर्नी को पहचानना, फिर उसके साथ में जैसे जैसे आगे चलेंगे ये एड्रेस हो जाएगा। तो वो मुद्दा ऐसा नहीं है। सर, एक सुबह जो प्रभावित वाली बात आपने बताई थी कि हम अयोग्य चीज़ या व्यक्ति से प्रभावित होकर अपने आप, हम प्रभावित होने की सुबह बात सुनी थी हमने कि अयोग्य व्यक्ति से प्रभावित होकर हम अपने आप को दुखी करते हैं। तो थोड़ा मुझे एक अपोजिट क्वेश्चन हुआ, वो सुबह नहीं पूछ पाया कि हम किसी का अच्छा सुन के प्रभावित होकर वो एडॉप्ट करना भी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो चीज़ यही उल्टा तो कहीं पे इम्पैक्ट नहीं कर रही है? नहीं, तो सकारात्मक प्रभावित करना होता ही है। हम पॉजिटिवली प्रभावित नहीं होंगे तो कुछ भी सीख ही नहीं पाएंगे। हाँ। तो पॉजिटिवली कोई आदमी टेक्निकली हमसे साउंड है, कोई आदमी किसी भी एरिया में हमसे बेहतर है, तो हम भी उससे सीख सकते हैं या सीखने की प्रेरणा पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंस्पिरेशन मिलता है और सीख भी जाते हैं। लेकिन नेगेटिवली किसी ने कोई कमेंट किया और मैं उसको इवेल्युएट ही नहीं कर सकता हूँ और मैं प्रभावित हो जाता हूँ, तो इसको लिए बोलते हैं दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना है, दूसरे की योग्यता से हम प्रभावित होते ही। तो वो योग्यता से प्रभावित होना, उसके साथ वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। नहीं, आप उसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। कैसे होता है वो पिक्चर पूरी सामने आने दीजिए। तो चलो मैं थोड़ा सा भी फास्ट चलूंगा। फाइनली हम चाहते क्या है? समराइज करिए सुबह से जितनी सारी बातें हमने की है। देखिए, अभी हम आदमी के बारे कुछ भी एक पैरामीटर जिसमें हम कह रहे हैं कि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। यदि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है तो मानव में भी पूर्णता की प्यास है, तो एक मानव को पूर्ण कब बोलेंगे? तो पूर्णता की परिभाषा क्या होती है? पूर्णता की परिभाषा है जो कम अधिक से मुक्त होता है, इसका नाम पूर्ण है। जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है, इसका नाम पूर्ण है। एक आदमी की पूर्ण की स्थिति क्या होगी? एक आदमी की पूर्ण की स्थिति है कि बेसिकली यदि नेगेटिवली कहें तो एक व्यक्ति अभाव से, भय से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से हमेशा के लिए मुक्त रहना चाहता है। यदि नेगेटिव भाषा में बोले तो। पॉजिटिवली बोले तो क्या बोले? दूसरी भाषा में कहें कि वो विश्वास की निरंतरता को जीना चाहता है, वो विश्वास की, सुख की निरंतरता को जीना चाहता है। अब यदि विश्वास और सुख निरंतर हो गया तो इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है? यदि निरंतर हो गया तो इसमें और क्या जोड़ेंगे? यदि निरंतर हो गया, इससे कम में काम चलेगा क्या? एक क्षण के लिए भी अपमान स्वीकार है क्या? एक क्षण के लिए भी दुख स्वीकार है क्या? तो इसको कम भी नहीं किया जा सकता, इसमें और कुछ ज्यादा जोड़ा भी नहीं जा सकता। तो यहां हमने कहा कि इसका मतलब है कि ये मानव की पूर्णता है। तो एक मानव की पूर्णता क्या होगी? अभी के लिए धीरे धीरे और खुलता जाएगा। तो हमने एक मानव की पूर्णता को पहचाना कि एक मानव कैसा जीना चाहता है, और फाइनली एक मानव यदि ऐसा जीना चाहता है तो उसके परिवार के लोगों को कैसा देखना चाहता है ना? तो संबंध में तृप्ति और उसकी निरंतरता, ये परिवार की पूर्णता है। तो परिवार की पूर्णता का मतलब है कि संबंध में कोई शिकायत नहीं है, संबंध शिकायत मुक्त है,
और परिवार अपने आप में अभाव मुक्त है, भौतिक अभाव नहीं है। यहां जब हम परिवार को अभाव मुक्त कह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम 3 शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं। एक शब्द है गरीबी, एक शब्द है अमीरी, एक शब्द है समृद्धि। तीनों एक ही है कि अलग अलग है? तो गरीबी का मतलब है कि सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम है, तो साधन विहीन उसको लेके वो दुखी भी है, दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को छोटा भी महसूस करता है, तो डबल दुखी है। सर्वाइवल के लिए साधन की कमी है, दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को छोटा भी मानता है, तो दुखी भी है और दरिद्र भी है। ये गरीब की परिभाषा। अमीर किसको बोलेंगे? साधन संपन्न। तो साधन संपन्न। सुखी लिखूं? नहीं। सुखी लिखूं? गरीब की गरीबी कितने की? शहर में झुग्गी झोपड़ी में जाएं, उनसे पूछें यार कितना पैसा मिलने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए, क्या बोलेगा? 15, 20, 50 लाख, 1 करोड़। और शहर में सबसे अधिक पैसे वाले के पास जाएं, उससे पूछें कि कितना मिलने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कितना हो सकता है ना? पूरा विश्व की रजिस्ट्री उसके नाम कर दिया जाए तो भी कमी रह सकती है, फिर चांद का और मंगल का भी जोड़ेगा। तो गरीब की गरीबी छोटी है, अमीर की गरीबी बड़ी है। और यदि थोड़ा सा इसको सेफ साइड रख के कहा जाए तो इस धरती की सारी समस्याएं ऐसे वाले अमीरों की मानसिक गरीबी की अभिव्यक्ति है। इस धरती की बड़ी समस्याएं, ज्यादा बड़ी समस्याएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग विकसित देशों के कारण है कि अविकसित देशों के कारण है? तो ऐसे आप देखोगे तो पता चलेगा कि इतना ही हुआ है कि किसी के पास वो एक्यूमुलेशन कम है। फाइनली किसी को ये नहीं पता है कि कितने की जरूरत है। हर आदमी किसी दूसरे से ज्यादा होना चाहता है और दूसरा लगातार बदलते रहता है। तो इसका मतलब है कि वो साधन को लेके अमीर साधन संपन्न है, ये उसको खुद को लगता है कि पड़ोसी को लगता है? पड़ोसी को। खुद को लगता होता तो फिर बात क्या थी? तो वो दुखी भी है क्योंकि कम महसूस करता है, और कम महसूस करके अपने आप को छोटा भी महसूस करता है। किसी की तुलना में वो छोटा भी है। ये कंपैरिजन हमेशा बना ही रहता है। और यदि टॉप पे पहुंच गए तो टॉप से नीचे नहीं खिसकेंगे, इस बात का खतरा भी बनाया जाता है। तो इसका मतलब है फिर समृद्धि किसको बोल रहे? समृद्धि का मतलब है कि वो साधन संपन्न है, वो सुखी है, क्योंकि वो ये पहचानता है कि मेरी जरूरतें कितनी हैं, उससे अधिक का सदुपयोग ही होगा। यहाँ न्यूनतम में जीने की बात नहीं कर रहे हैं, साधन की कमी के साथ जीने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ वो सुखी भी होगा और सही अर्थों में उदार भी होगा, अपने तन मन धन का सही दिशा में उपयोग कर पाएगा। कल राजू भाई बोल रहे थे कि मेरे को 50 की एज में समझ के ये आया समझ में कि पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण काम है, उससे ज्यादा ये पता चले कि कहाँ लगाना है, ये उससे महत्वपूर्ण काम है। सूत्र है सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख। सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। जब भी दुख हुआ है, कोई तन मन धन का दुरुपयोग हुआ है। तो इसका मतलब है अमीरी और गरीबी दोनों इस धरती पे बोझ है। गरीबी भी स्वीकार नहीं है, लेकिन अभी तक 2 ही मॉडल थे। तो गरीब रहने की बजाय अमीर हुआ जाए, तरीका कुछ भी अपनाया जाए। अब पता चला कि सारा तरीका अपनाने के बाद भी अपने भीतर कंपैरिजन से मुक्ति नहीं हुई, अपने भीतर वो खुशी नहीं आई। तो तीसरा मॉडल आया है समृद्धि कैसे होगा, उसको धीरे धीरे वक्त के साथ साथ देखेंगे। लेकिन ये पता चला कि मैं अपने परिवार की पूर्णता क्या है। कितने परिवार हैं जो ये चाहते हैं
कि हमारे परिवार में किसी भी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है और परिवार में अभाव की मानसिकता भी नहीं है और कोई साधन का अभाव भी नहीं है। ऐसे कितना परिवार चाहते होंगे? ऐसे कितने परिवार उपलब्ध हैं? चाहते सब हैं। ये भी एक सोचने की बात है, जो सब चाहते हैं वो हो नहीं रहा है और जो कोई नहीं चाहता है वो रोज होता है। इसका मतलब कोई फंडामेंटल मिस्टेक है। तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति की पूर्णता परिवार की पूर्णता के रूप में मैनिफेस्ट होती है। और यदि एक परिवार ऐसा होगा तो वो क्या करेगा? यदि परिवार ऐसा होगा तो क्या करेगा? जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा। इसका मतलब समाज भय से मुक्त हो जाए। ये समाज की पूर्णता है, क्योंकि एक परिवार अपने जैसे परिवार को मल्टीप्लाई करेगा। यदि आपका परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हुआ है, दूसरे परिवार भी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसका मतलब है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके परिवार की खुशियां ये हैं कि आपके परिवार के माध्यम से कितने परिवारों में वो खुशियां मल्टीप्लाई हुई है। जिनके परिवार में खुशियां मल्टीप्लाई होंगी वो आपका सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? इसका अर्थ यह हुआ समाज भय से मुक्त हो जाए, समाज हमेशा के लिए भय से मुक्त रहे। इसके लिए प्रकृति में संतुलन बना रहे। इसी को हम व्यवस्था बोल रहे हैं। आजकल इसी को हम सरकार का नाम देते हैं, जो कि व्यवस्था नहीं है। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मानव अपनी पूर्णता को पा जाए। मानव की पूर्णता परिवार में मैनिफेस्ट होती है। परिवार अपने आप में शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए। परिवार की पूर्णता दूसरे परिवारों के साथ मैनिफेस्ट होती है। समाज भय से मुक्त हो जाए। और ऐसे लोग जब प्रकृति के साथ में जीते हैं तो प्रकृति में संतुलन हमेशा बना ही रहेगा। ये धरती अनंत काल के लिए आदमी के लिए जागृति का घरौंदा बना ही रहेगा। बढ़िया, ये हम चाहते हैं। ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा है उसको ब्रेक के बाद लौट के देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।